बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं यूटिलिटेरियनिज्म और कांटियनिज्म के अखलाकियाती फलसफों पर मुख्तसर बात कर चुका हूँ। आज मेरा इरादा है कि जो तीसरा बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है अखलाकियात में, वर्चू एथिक्स, उसके हवाले से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके खिदमत में पेश करूँ। वर्चू एथिक्स के हवाले से मैं सोचता रहा हूँ कि इसका उर्दू में बेहतरीन तर्जुमा क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अखलाकियात महासिन है। फर्क ये है कि जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं बड़े, कॉन्सिक्वेंशलिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म और कांटियनिज्म या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, उनमें फोकस एमाल पर होता है। एमाल की खुसूसियात को जांचा और परखा जाता है और ये बताया जाता है कि कौन सी खुसूसियात किसी अमल को एक अखलाकी तौर पर अच्छा अमल बनाती हैं और कौन सी खुसूसियात की कमी किसी अमल को अखलाकी तौर पर बुरा अमल बनाती। लेकिन वर्चू एथिक्स या अखलाकियात महासिन जो है, इसके अंदर फोकस एमाल और एक्शंस पर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बुनियादी फोकस जो है वो किरदार पर होता है। ये देखा जाता है कि कौन से महासिन, कौन सी खूबियां, कौन सी वर्चूज जो हैं वो एक किरदार, इंसानी किरदार को आला किरदार बनाती हैं, जिनकी वजह से इंसान फिर अच्छे और बुरे, आला और बरतर या बदतर एमाल जो है सर अंजाम देता है। यानी अगर उसमें वो महासिन ना हो तो बदतर, और अगर महासिन मौजूद हो तो आला और खूबसूरत एमाल उससे सरज़द होते। वर्चू एथिक्स तारीखी एतबार से तो यूं समझ लीजिए कि सुकरात के साथ शुरू हुआ, और सुकरात के शागिर्द अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक में भी वर्चू एथिक्स के हवाले से बहसें की, और उनके दूसरे मकालमात में भी वर्चू एथिक्स की आपको झलक मिलती है। लेकिन फिर अफलातून के शागिर्द अरस्तू ने वर्चू एथिक्स पे एक ऐसी किताब लिखी, दो लिखी है, लेकिन जो सबसे अहम है वो उसे निकोमेकियन एथिक्स कहते हैं। और निकोमेकियन एथिक्स जो है उसको तारीख़ इंसानी में वर्चू एथिक्स में सबसे अहम तरीन किताब समझा जाता है, और उसका पूरी तारीख़ इंसानी पर असर रहा है ज़माना वुस्ता में भी और आज तक जारी और सारी। इस हवाले से यूं भी कहा जा सकता है कि तारीख़ इंसानी के अंदर वर्चू एथिक्स बुनियादी तौर पे एक अखलाकियात की साइंस का टिपिकल थ्योरी रही। यानी जब भी, यानी यूनानियों के मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट ने, जैसे सुकरात और अफलातून और अरस्तू के बाद स्टोइक्स वगैरह, हम इन लोगों ने भी वर्चू एथिक्स ही को प्रमोट किया। इनकी अप्रोच भी एथिक्स में यही थी कि इंसानी किरदार पर फोकस करें और ये बताएं कि कौन से महासिन इंसानी किरदार को ऐसा बनाते हैं कि उनकी वजह से फिर वो अच्छे अखलाकी तौर पर अच्छे एमाल सर अंजाम दे सकता है। मिडिल एजेस के दौरान भी यही टिपिकल पोजीशन थी ईसाइयत के अंदर भी, और यानी इस्लाम के अंदर भी। इस्लामी मुसलमान फलसफी भी जो है बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी वो वर्चू एथिसिस्ट थे। इस्लामी तारीख में इब्न मिस्कवे को सबसे बड़े एथिसिस्ट समझा जाता है। गजाली का एथिक्स भी वर्चू एथिक्स है, और इसी तरह दूसरे अकाबर फिलोसफर्स जो हैं उनकी पोजीशन भी वर्चू एथिक्स ही गर्दानी जा सकती है। चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस एथिक्स जो है, या कन्फ्यूशियन एथिक्स या दाओइस्ट एथिक्स, वो भी इसी तरह वर्चू एथिक्स हैं। और इंडियन ट्रेडिशन के अंदर भी वर्चू एथिक्स
और इसके अलावा दूसरी भी जो अहम ट्रेडिशंस हैं एथिक्स की। तो आप यूं कह लें कि तारीख इंसानी में ज्यादातर वक्त जो है वो वर्चू एथिक्स ही को टिपिकल एथिकल थ्योरी समझा जाता था, गर्दाना जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। बीच में जदीद अहद में आप यूं समझ लें कि 18वीं सदी, 17वीं 18वीं खुसूसन 18वीं सदी, 18वीं 19वीं सदी में यूटिलिटेरियनिज्म को डेवलप किया गया और फिर कांटियनिज्म, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। ये नहीं कि ये ख्यालात, ये आइडियाज पहले से मौजूद नहीं थे, लेकिन इनको ज्यादा डेवलप किया गया और ये थ्योरीज डोमिनेट हो गई और ज्यादातर 20वीं सदी में भी यही 20वीं सदी के मिडिल तक कम से कम यही ख्याल किया जाता था कि वर्चू एथिक्स अब जो है एक किस्सा पारीना है और बुनियादी तौर पर जो बड़ी एथिकल थ्योरीज है वो या यूटिलिटेरियन है या कांटियन ड्यूटी बेस्ड थ्योरीज या डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज। 20वीं सदी के वस्त में इस तरह हुआ कि भाई जो एलिजाबेथ एंस्कॉम्ब जो विटकिंस्टाइन की शागिर्दा थी, उन्होंने एक एस्से लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह यूटिलिटेरियनिज्म और कांटियनिज्म, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, जिसका फोकस एमाल के ऊपर है, वो इंसान की जो मौजूदा जदीद अहद के अंदर मसाइल हैं अखलाकियाती, उनको एड्रेस करने में नाकाम हो चुका है। और उन्होंने मुख्तलिफ दलीलों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि हमें चाहिए कि हम वापस वर्चू एथिकल अप्रोच की तरफ लौटें। उससे जदीद अहद में वर्चू एथिक्स की रिवाइवल हुई और अब वर्चू एथिक्स एक डोमिनेंट थ्योरी है दुनिया में। मेजॉरिटी फिलोसफर्स की जो है वर्चू एथिसिस्ट हैं और अब तो ये भी है कि कांट की जो अखलाकियात की किताबें हैं उनको असर नौ देखा गया है और ये कांट की जो डॉक्ट्रिन ऑफ वर्चू है उसको डेवलप किया गया है और कांट की जो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है उस को उनके अखलाकियाती फलसफे का मुकम्मल इज़हार नहीं समझा जाता, बल्कि अब उनकी वर्चू थ्योरी को भी डिस्कस किया जाता है और अहम गर्दाना जाता है। आज की इस नशिस्त में इस तारुफ के बाद, यानी इस इब्तिदाई के बाद, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज की इस नशिस्त में मैं बहुत ही मुख्तसरन अरस्तू के जो वर्चू एथिक्स है उस पर बात करूंगा और अगली नशिस्त में मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह मैं कांट की वर्चू थ्योरी जो है उस पर बात करूँ। तो अरस्तू जो है वो एक लिहाज से, जैसे मैंने अर्ज किया, उसकी किताब निकोमेकियन एथिक्स जो है वो एक अहम तरीन किताब समझी जाती है और तारीख इंसानी की अखलाकियाती यानी डेवलपमेंट और फिलोसफीज पर उसका बड़ा गहरा असर है। आज भी ये उसी जोर शोर से दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है जिस जोर शोर से मिडिल एजेस में पढ़ाई जाती थी। बुनियादी बात जो अरस्तू इस सिलसिले में करता है वो ये है कि उसके ख्याल में जो किसी भी चीज की एक्सीलेंस, वर्चू जो है वो किसी भी चीज की एक्सीलेंस का नाम है और एक्सीलेंस का, किसी भी शय की एक्सीलेंस का ताल्लुक उसके बुनियादी फंक्शन से होता है। मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि जैसे कोई मुजस्मा साज, तो मुजस्मा साज का बुनियादी फंक्शन मुजस्मा बनाना होता है। अब एक मुजस्मा साज जो है, अगर उसके अंदर मुजस्मा साजी एक एक्सीलेंस तक पहुंच चुकी होती है, यानी वो बेहतरीन मुजस्मे बना सकता है, तो हम ये कहते हैं कि वो अपना फंक्शन बेहतरीन तरीके से अदा कर पाए और ये एक्सीलेंस ही उसकी वर्चू होगी। तो इसी तरह को एक अशिया को ले लें, चाकू है, चाकू का फंक्शन काटना है। अगर एक चाकू बेहतरीन तरीके से चीजों को काटता है तो हम ये कहेंगे कि अपनी इसके अंदर ये एक्सीलेंस मौजूद है। और इसी तरह आंख है, हम ये अगर एक आंख का फंक्शन देखना है, अगर आंख जो है क्लियरली और बेहतरीन चीज तरीके से चीजों को देखती है तो हम ये कहते हैं कि इट्स एन एक्सीलेंट आई। तो वर्चू का तस्वर जो है वो इस तरह से एक्सीलेंस है। अब अरस्तू ये कह रहा है, अरस्तू ये पूछता है कि भाई अगर तमाम अशिया का
दुनिया में कोई ना कोई बुनियादी फंक्शन है, तो इंसान का भी कोई ना कोई बुनियादी फंक्शन होना चाहिए। वो कहता है कि क्या इंसान का बुनियादी फंक्शन जो है वो न्यूट्रिटिव है, खाना पीना, या उसका बुनियादी फंक्शन परसेप्चुअल है कि भी हिस्सियात वगैरह। वो कहते हैं हिस्सियात तो जानवरों में भी मौजूद हैं और न्यूट्रिटिव फंक्शन तो पौधों में भी है। ये तो इंसान जानवरों और पौधों के साथ शेयर करता है, तो फिर इंसान का मुनफरिद फंक्शन क्या? तो ये कहता है कि हम देखें अगर, तो इंसान जो है जो चीज उसको पौधों, जानवरों और बाकी सारी कायनात की अशिया से मुमताज बनाती है वो उसकी अक्ल है। तो रेशनल एक्टिविटी, अक्ली एक्टिविटी जो है वही इंसान का बुनियादी फंक्शन और मुनफरिद और यूनिक फंक्शन। अब अरस्तु ये कह रहा है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान अपने एमाल को इस बुनियादी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे, या अपने एमाल को बेहतरीन अक्ल की बुनियाद पर उस्तवार करे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वर्चुअस। यानी जिस तरह एक आंख बेहतरीन तरीके से देखने से एक्सीलेंट आई बनती है या वर्चुअस आई बनती है, इसी तरह एक इंसान बेहतरीन तरीके से अपने अक्ल का इस्तेमाल करके अमल करने से बेहतरीन इंसान और एक्सीलेंट इंडिविजुअल बनता है। ये उसकी वर्चू है। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन के तौर पर, लेकिन इससे अगली बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि अरस्तु ये कहता है कि अगर आप इंसान के जहन पे गौर करें, सोल का लफ्ज इस्तेमाल करता है, जहन पे गौर करें, तो उसमें आपको पेशेंस नजर आएंगे, जज्बात, और उसके अंदर आपको कैपेसिटीज नजर आएंगी, सलाहियतें मसलन देखने की, महसूस करने की, जज्बात की, और फिर आपको उसके अंदर स्टेट ऑफ कैरेक्टर, किरदार की कैफियत, कि आपका रवैया जो है मुख्तलिफ यानी अपनी कैपेसिटीज की तरफ या अपने पेशेंस की तरफ क्या है। तो वो ये कह रहा है कि बात ये है कि पेशेंस जो है बजाते खुद, जैसे रहमदिली है या जैसे गुस्सा है, इस तरह के जो भी पेशेंस हैं, ये बजाते खुद जो है इनकी बुनियाद बनफ्स से ही अच्छे या बुरे नहीं होते। इनको जिस तरीके से हम इनकी तरफ हमारा जो अपना रवैया होता है और जिस तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिस अंदाज से वी स्टैंड इन रिलेशन टू दीज पेशेंट्स, उससे हम अच्छे बुरे बनते हैं। इसी तरह कैपेसिटीज जो है चीजों को महसूस करने की, या कैपेसिटी जो है जज्बात की, एंगर की वगैरह, या रहम की, ये कैपेसिटीज भी बजात अपने यानी फी नफ्स से ही हमें अच्छी या बुरी नहीं होती, इनके इस्तेमाल से फर्क पड़ता है। तो वो, लेकिन जिस वजह से तीसरी चीज जो है ना स्टेट्स ऑफ कैरेक्टर हैं, यानी पेशेंस और कैपेसिटीज की वजह से हम अच्छे बुरे नहीं बनते, लेकिन हमारा जो किरदार की कैफियत है उनकी वजह से हम अच्छे बुरे बनते हैं, हमें अच्छा बुरा समझा जाता है। अब किरदार की कैफियत से उसका मतलब क्या है? स्टेट ऑफ कैरेक्टर से। बिकॉज स्टेट ऑफ कैरेक्टर जो है वो वर्चू जो है को की बुनियाद जो है वो स्टेट्स ऑफ कैरेक्टर में इस तरह होती है कि जब आप जज्बात के साथ या अपनी सलाहियतों के साथ यानी आप कोई रवैया रवा रखते हैं, कोई रवैया अपनाते हैं, मिसाल के तौर पे गुस्से के हवाले से आप जो है एक रवैया अपना सकते हैं, मिसाल यानी आप बहुत वायलेंटली गुस्सा हो सकते, आप बहुत ही वीकली गुस्सा हो सकते, या आप तकाजे के मुताबिक म्याना रवि के साथ, जरूरत के मुताबिक अकली तौर पर म्याना रवि के साथ गुस्सा हो सकते। तो अगर आप बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं तो योर स्टेट ऑफ कैरेक्टर इन रिलेशन टू दिस पैशन ऑफ एंगर इज बैड। अगर आप बहुत ही वीकली रिएक्ट करते हैं तो फिर भी योर स्टेट ऑफ कैरेक्टर इन रिलेशन टू दिस पैशन इज बैड। लेकिन अगर आप
انٹرمیڈیٹ کورس اختیار کرتے ہیں تو your state of character in relation to this patient is good. تو ورچو جو ہے انسان کے اسٹیٹ آف کیریکٹر سے اس کا تعلق ہے، اور چونکہ اسٹیٹس آف کیریکٹر میں ہمیں چیزوں کا چوائس کرنا ہوتا ہے، تو چوائس جو ہے کہ بھئی ہم کتنا غصہ کریں، کتنا رحم کریں، درمیانی رستہ اختیار کریں یا ایک ایکسٹریم پہ جائے یا ڈیفیشنٹ ہو جائے، یہ چونکہ چوائس انوالو ہوتا ہے، تو اس چوائس کے ذریعے ہم جو ہے در حقیقت اپنے ورچو کا، اپنے رویے کا، اپنے اسٹیٹ آف کیریکٹر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ چوائس ہی ایسی شے ہے جو کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ورچو کا آپ یوں سمجھ لیں کہ آغاز ہوتا۔ اب اس چوائس کو اگر آپ یعنی بغور دیکھیں تو اس کا تعلق جب ہم چیزوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز حاصل کرنی ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے، فلاں چیز نہیں حاصل کرنی، یہ جو انتخاب کرتے ہیں، یہ ارادہ جب ہم کرتے ہیں اور پھر چوائس کرتے ہیں، تو اس میں ہماری ڈیزائرز ظاہر ہے کہ شامل ہوتی ہیں۔ ارسطو کہتا ہے کہ جب آپ عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھیں کہ آپ کی ڈیزائر جو ہے وہ مناسب ہے اور آپ کا مقصد جو ہے، جو بھی جس چیز کو بھی آپ ڈیزائر کر رہے ہیں، وہ ایک مناسب، عقلاً ایک مناسب اور اچھا مقصد ہے، تو پھر آپ کا چوائس جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، اور آپ کے کیریکٹر کا جو رویہ ہے towards a certain passion or a desire or a capacity مناسب ہوگا، پراپر ہوگا۔ ایک لحاظ سے جو آپ چونکہ اسٹیٹ آف کیریکٹرز میں چوائس انوالو ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو یہ ایک طرح کا رجحان آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، رجحان یا ڈسپوزیشن۔ تو یہ ڈسپوزیشن کا آغاز ہے۔ ارسطو کا یہ خیال ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے یہ رجحانات ہمارے اندر جو ہے، مثال کے طور پہ کہ ہم یعنی رحم کریں، غصہ کریں یا نہ کریں، یا کتنا کریں، کتنا رحم کریں، کتنا یعنی پیسے کے حوالے سے کتنا خرچ کریں، کم کریں یا زیادہ کریں، یہ سارے جو یعنی رجحانات ہمارے اندر ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں، شروع میں اتنی فم نہیں ہوتی، لیکن جب ہم یعنی ارسطو یہ کہتا ہے کہ شروع سے اگر ہم عقل کے استعمال کے ذریعے صحیح انتخابات کرنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ یہ پودا بڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ڈسپوزیشن، یہ رجحان ہمارے اندر پکا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ پھر ایک عادت بن جاتا ہے اور فم ڈسپوزیشن بن جائے۔ مثال کے طور پہ کہ میں نے غصے کے حوالے سے میانہ روی اختیار کرنا، ایک فم عادت بن جائے ساری زندگی کی، تو یہ پھر ورچو بن جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبوں یا جذبات کے دوسرے جو سلسلے ہیں ان کے حوالے سے آپ جب عقل کو استعمال کر کے میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ توازن، ورچو یا ایکسیلنس کو اپنی ڈسپوزیشن اور رجحانات میں بھر لیتے ہیں، اور اگر یہ آپ مستقل کرتے رہے تو یہ آپ کی عادت ثانی، یہ عادت بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے، اور یہ ساری اس طرح کی جتنی بھی عادات ہیں آپ کی، وہ جمع ہو کے تو انہیں ارسطو آپ کا کردار کہتا ہے، اور اس کردار ہی سے پھر آپ کے اعمال جنم لیتے ہیں ساری زندگی۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اور نئی انسان ورچوس جو ایک دن میں بنتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ساری زندگی درکار ہوتی ہے، کہ ساری زندگی آپ پہلے ارادات کو پکا کریں اور اس کے بعد ان پہ ساری زندگی عمل کریں، تو زندگی کے آخر ہی میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے فلاح اور ایکسیلنس کی زندگی گزاری ہے، ایک آدمی نے ہیپینس یا یوڈائمونیا جیسے وہ یہ کہتا ہے، ہیومن فلرش، وہ حاصل کیا ہی ہے۔ اب یہ
यानी बातें थोड़ी सी एलेबोरेट करने की जरूरत है कि म्याना रवि उस हवाले से अरस्तु ये कह रहा है कि भाई म्याना रवि का जो बुनियादी यानी नुक्ता है वो ये है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, मिसाल के तौर पे आप पैसे के इस्तेमाल ले लें, जज्बात के हवाले से अपना रवैये देख लें, खतरा जिंदगी में जब आपको दरपेश हो उस वक्त आप क्या करते हैं वो देख लें, या लोगों के साथ सोशल रिलेशंस में आप फ्रेंडली हैं या आप जो है एंटी सोशल हैं, इन सारी चीजों को देख। जिंदगी के बहुत सारे मुख्तलिफ शोबे हैं और हर शोबे के अंदर आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे म्याना रवि का कौन सा रास्ता, म्याना रवि कौन किस कैफियत पे मुश्तमिल है। पैसा है, खर्च करने का मामला है, आप बिल्कुल न खर्च करने वाले भी बन सकते हैं, बखील, कंजूस। ये एक तरह की डेफिशिएंसी है, कमी है किरदार की। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आप इसराफ करने वाले बन जाएं और बेतहाशा बगैर सोचे समझे अखराजात करते रहे। इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान म्याना रवि का रास्ता ये है कि ना आप कंजूस हो और न ही आप इसराफ करने वाले हो। वो दरमियाना रास्ता जो है वो वर्चू का रास्ता है और उस वर्चू को सखावत कहते हैं। अब सखावत जो है वो अपने रिसोर्सेस को देखकर अक्ल की बुनियाद पे ये फैसला करना कि मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो इसमें दरमियाना रास्ता क्या है कि मैं कितने खर्च करूं तो वो मेरे लिए दरमियान। अब देखिए हर शख्स का दरमियाना रास्ता इस हवाले से मुख्तलिफ हो। एक शख्स जो है जो मिलियनेयर है उसका दरमियाना रास्ता एक दूसरे शख्स से जो कि लेट्स से मिलियनेयर नहीं है बल्कि एक तनख्वाहदार आदमी। तो मिलियनेयर जो है वो अगर लेट्स से चंद लाख रुपए भी खर्च कर दे मुआशरे की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए, अहबाब और दोस्त और अकरबा के लिए, ज़कात और खैरात के लिए, तो वो उसके लिए मुनासिब है। लेकिन एक शख्स जो है जिसके पास लाखों रुपए कभी जमे ही नहीं होते और वो तनख्वाहदार आदमी है और या मजदूर कार आदमी है और थोड़े से पैसे कमाता है और उस पर अपने घर का खर्च चलाता है, जिंदगी को चलाता है, तो उस शख्स के लिए सखावत ये नहीं है कि वो जी लाखों रुपए खर्च करने की फिक्र करे। उसके लिए सखावत ये है कि अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो उसमें से वो अक्ल को इस्तेमाल करके ये देखे कि भाई मेरी अखराजात के बाद जो है मेरे लिए कितने पैसे बच जाते हैं और उसमें से कितना मुनासिब है कि मैं बचत रखूं और कितना मुनासिब है कि मैं यानी कार खैर में इंसानियत की बहबूद के लिए खर्च करें। तो दरमियाना रास्ता जो होता है जिसको आप बाज़ औक़ात गोल्डन मीन भी कहा जाता है, वो एक शख्स के लिए एक होता है और दूसरे शख्स के लिए उससे मुख्तलिफ, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कंडीशन। जिसके पास माल ज्यादा है उसका दरमियाना रास्ता और है, जिसके पास माल कम है उसका दरमियाना रास्ता और है। इसी तरह खतरा, खतरे की कैफियत में यानी वर्चू जो है वो एक तरफ यानी खतरे से बहुत ज्यादा घबरा जाना जिसको बुज़दिली कहेंगे आप, ये एक एक्सट्रीम है, और दूसरी तरफ ये है कि खतरे की मौजूदगी में जो है वो बिल्कुल यानी पागलों की तरह खतरे के मुकाबले में छलांग लगा के मुकाबले में निकल आना और रैश हो जाना, ये दूसरी एक्सट्रीम। तो रेशनेस और बुज़दिली के दरमियान जो है वो बहादुरी और करज है। अब करज में अक्ल इस्तेमाल करके आप देखते हैं कि कितना खतरा है, मेरे पास रिसोर्सेज के हैं और इस खतरे को मैं किस तरीके से ऐसे निपटूं कि मुझे नुकसान भी ना हो और मैं इस खतरे को भी पर भी काबू पा, ये करज। तो हर नेकी जो है, तकरीबन हर नेकी, अरस्तु ये कहता है कि दो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ऑफ डेफिशिएंसी
اور ایکسٹریم آف ایکسس کے درمیانی رستے کا نام نیکی ہے اور گولڈن مین. اور عقل کے ذریعے آپ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا درمیانی رستہ ہے اس زندگی کے اس شعبے میں جس سے اس وقت آپ ڈیل کر لے ہو. تو آپ ارسطو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اندر جسے وہ پریکٹیکل وزڈم کہا جاتا ہے، فرونیسس یونانی میں فرونیسس کا لفظ ہے، اگر آپ کے اندر یعنی عملی دانائی ہے تو آپ ایک ایسے شخص ہوں گے جو ہر زندگی کے ہر سچویشن میں اور ہر فیلڈ آف ایکسپیرینس میں عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے بہترین درمیانہ رستہ جو ہے اس کا تعین کر سکے گا، اور وہ اس طریقے سے ایکٹ کرے گا کہ صحیح مقصد کے لیے، صحیح خواہش کے لیے، صحیح وقت پر، صحیح ریسورسز کے ساتھ، صحیح لوگوں کے ساتھ صحیح عمل کرے گا. اور یہ عمل میانہ روی کا عمل ہوگا. اسی طرح یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آپ کا رویہ جو ہے لوگوں کی طرف جو ہے وہ منحدانہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کے ساتھ جو ہے منفی رویے اختیار کر سکتے، دشمنی والے رویے اپنا سکتے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یعنی لوگوں کے ساتھ یعنی بغیر سوچے سمجھے حد سے زیادہ یعنی گھل مل جاتے ہیں، تو سچویشن کو سمجھے بغیر. یہ بھی درست نہیں. درمیانہ رستہ جو ہے وہ فرینڈلینس ہے، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ یعنی کس طریقے سے اس ریلیشن شپس جو میرے ہیں یا کسی ایک شخص کے ساتھ یا کسی گروپ کے ساتھ یا کسی فیملی کے ساتھ، اس میں اپنی اور ان کی بہتری کے لیے عقلاً کون سا مناسب ترین رویہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اکثر زندگی کے شعبوں میں یہی درمیانہ جو میانہ روی کا جو راستہ ہے دو ایکسٹریمز کے درمیان، اسے ارسطو ورچو یا ایکسیلنس کہتا ہے، اور اس کا تعین انسان عقل کی بنیاد پر کرتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنی یعنی سوچے سمجھے بغیر اپنی خواہشات اور جذبات اور رجحانات پر اندھا دھند دوڑ پڑے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو بنیادی فنکشن ہے ریزن کا وہ پراپرلی پرفارم نہیں کر سکتے اور نہیں کر رہے. تو اس لیے آپ کے اندر ایکسیلنس نہیں آئے گی، آپ کے اندر ورچو نہیں آئے گی. لیکن آپ اگر عقل کے مطابق تمام اعمال کا تعین کریں گے اور یعنی اپنے لیے صحیح اور مناسب راستہ ڈھونڈیں گے، ایکسیس کی طرف بھی نہیں، افراد کی طرف بھی نہیں جائیں گے، تفریح کی طرف بھی نہیں جائیں گے، ایکسیس اور ڈیفیشنسی سے بچیں گے. تو ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ عقل استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آنکھ کی طرح ہیں جو بہترین طریقے سے دیکھتی ہے. یعنی آپ ایک انسان کی حیثیت سے اپنا جو ریشنل ایکٹیویٹی کا فنکشن ہے اسے بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اس لیے آپ ورچو سے آپ کے کردار کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے یہ ورچوئس ٹریٹس یا ڈسپوزیشنز یا عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں اور راسخ ہو چکی ہیں. ارسطو یہ کہتا ہے کہ بھائی بہار یا سمر جو ہے وہ ایک دن سے نہیں بنتی، پورا سمر ہوتا ہے، پوری بہار ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان جو ہے ورچوس ایک دن کی نیکی سے نہیں بنتا، اس کو پوری زندگی جو ہے نیک عادات کے مطابق، عقل کے مطابق نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں، تب اس کی زندگی جو ہے فلرشنگ لائف کہی جا سکتی ہے، کامیاب لائف کہی جا سکتی ہے. اور قرآن حکیم کی روشنی میں سے ہم یہ کہیں گے کہ فلاح، اس نے فلاح پا لیا دین اور دنیا میں، دنیا و آخرت میں. یہ فلاح جو ہے یہ یوڈائمونیا ہے جو کمپریہنسو سکسیس ہر لحاظ، اس کو حصول کے لیے آپ کو ورچوز کو انکلکیٹ کرنا ہو. اب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر چیز میں درمیانہ رستہ نہیں ہوتا. جیسے بعض چیزیں ہیں وہ ہیں ہی ویشیس، وہ ہیں ہی غلط، وہ ہیں ہی انورچوز. جیسے یعنی مرڈر ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ تو ہے ہی ویشیس. اسی طرح یعنی زندگی کے اندر جو ہے جیسے انوی اور حسد ہے تو وہ ہے ہی وشیز. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں
उनको तो अवॉइड करना ही है। लेकिन बाकी जिंदगी के अमाल में जहां जहां यानी अफरात और तफरीत हो सकता है, वहां आप म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करें और उसे अपनी आदत बनाएं और रासख कर लें। और हर शख्स के लिए दरमियाना रास्ता जो है वो मुख्तलिफ होता है। ये नहीं कि सबके लिए बस एक ही लाठी से सभी हाँके जाएंगे, ये नहीं। हर शख्स के लिए वर्चू या दरमियाना रास्ता उसकी अक्ल के मुताबिक मुतय्यन होगा और उसके रिसोर्सेज और हालात और कैफियत के मुताबिक मुतय्यन होगा। लेकिन अगर वो इनको अपनी आदत बना ले अक्ल के मुताबिक ऐसे रवैयों को अपनाने की और उन पर अमल करने की, तो उसका किरदार जो है, सारी आदात उसकी रासख हो जाएंगे और वो सारी की सारी आदात जो हैं वो उसका किरदार होगा और वो सारी जिंदगी इस पे अमल करेगा, तो वो कामयाब इंसान बन सकता है। और अरस्तु ये कहता है कि अगर हम ऐसा करें तो दरअसल जिस तरह एक आंख जो है अगर एक्सीलेंटली देखती, या एक मुजस्मा साज अगर एक्सीलेंट स्टेचू बनाता है तो वो खुशी महसूस करता है, इसी तरह हम जब एक्सीलेंटली अपनी रैशनल एक्टिविटी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी जिंदगी के अंदर एक गहरा इनबिसात और खुशी आ जाती, हैप्पीनेस। तो वर्चू का ताल्लुक जो है वो हैप्पीनेस से भी, तो वर्चू प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस, खुशी, गहरी खुशी। और इसके अलावा बाकी जो भी रास्ते हैं उनसे खुशी नहीं आ सकती। आप एक्सेसिवली डिजायर्स के पीछे जाएंगे, मनी के पीछे जाएंगे, आप एक्सेसिवली जो है जज्बात के पीछे जाएंगे, एक्सेसिवली दूसरी कैफियत के पीछे जाएंगे या डेफिशिएंटली जाएंगे, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। जल्द या बदेर आप उनसे उकता जाएंगे या आपको उनके मनफी असरात आपकी जिंदगी पर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि आप यानी इस रवैये को, वर्चू के इस रवैये को जो म्याना रवि पर मुश्तमिल है, अपने किरदार में रासख कर ले और फिर उस किरदार को सारी जिंदगी जो है आप उसी किरदार पर अपनी जिंदगी को उस्तवार करें, उसी किरदार पर गुजारें, तो उससे आपको इनबिसात और खुशी महसूस होगी। अदरवाइज एक्सेस और डेफिशिएंसी में जाएंगे तो आप जो है आपकी जिंदगी कभी खुश नहीं हो सकती। कामयाबी, फलाह, खुशी दीन और दुनिया की वर्चू एथिक्स के मुताबिक वर्चू ही में है। जो लोग बज़ाहिर खुश नजर आते हैं, कामयाब नजर आते हैं, लेकिन अनवर्चुअस होते हैं, वो बबातन खुश नहीं होते, उनकी असल जिंदगी जो है वो मिजरेबल होती है। जो जेन्युइनली और डीपली खुश लोग हैं वो बुनियादी तौर पे वर्चुअस लोग हैं। और वर्चू का मतलब जो है वो ये है कि आप अपनी अक्ल के मुताबिक, अक्ल का इस्तेमाल करके आप अपने अमाल का इंतखाब करेंगे और म्याना रवि के रास्ते पर अपने रिसोर्सेस की रोशनी में सारी जिंदगी चलेंगे। तो ये वर्चू, और इससे इधर उधर होना जो है वो विशियसनेस है, वो गुनाह है, वो कार खैर नहीं है, और वो आपकी जिंदगियों को या आपके माशरे की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि अरस्तु के नजदीक ये सारी एक्टिविटी जो है, एरिस्टोटल के नजदीक ये सारी, उर्दू में अरस्तु कहते हैं, अरबी में भी, तो उसके नजदीक ये सारी एक्टिविटी जो है ये इंसान फ्रीली सर अंजाम दे, ये बाहर से इंसान पे ठोसी नहीं जा सकती। इंसानी अक्ल की नेचर ही ये है कि वो अपने तौर पे आजादी से फंक्शन करे तो अक्ल रहती है। अगर उसके ऊपर बाहर से चीजें ठोस दी जाए तो वो अक्ल तो नहीं हुई ना, वो तो स्लेवरी हो जाती। अक्ल एक बाय डेफिनेशन ऐसी चीज है कि जो सिर्फ आजादी से फंक्शन कर सकती। तो वर्चू में आपकी रीजन आजादी से फंक्शन करती है, और इस वजह से जो एमाल आपकी यानी आदत बन जाते हैं, नेचर बन जाते हैं, उनको सरंजाम देते वक्त आपको जबरदस्त खुशी महसूस होती है। जैसे एक बहुत बड़ा एक्सीलेंट पोएट या मुजस्मा साज जो है जब एक बेहतरीन नज़म लिखता है तो उसे खुशी होती है, या एक बेहतरीन मुजस्मा बनाता है तो उसे खुशी होती है। तो ये
خوشی جو ہے یہ اصل میں آزادی کے ساتھ عقل کو استعمال کر کے اعمال کو سر انجام دینے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہی ورچو ہے۔ اور ساری عمر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہی آپ کا فلاح ہے، یہی آپ کی کامیابی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں ارسطو کے ورچو ایتھکس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اگلی نشست میں کانٹ کے ورچو ایتھکس کے اوپر، اس کی ڈاکٹرن آف ورچو کے اوپر بات کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔